हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 का। चैप्टर नंबर पहला है ये। थीम कोई शायद 10वीं या जो भी है, देख लेना। पिछले वीडियो में मैंने बताई थी। प्रिसाइजली ये मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। मॉडर्न इंडिया क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करा है। तो दोस्तों, थोड़ी सी सिचुएशन देखते हैं। क्या है भाई सिचुएशन, आखिर हो क्या रही है। 1757 हो चुका है। बड़ा क्रिटिकल चीज थी कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ है। BOP लिख दे रहा हूं मैं, बैटल ऑफ प्लासी है। प्लासी की स्पेलिंग देख लेना। हिस्ट्री में स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, प्रोफेसर मन भर के नंबर काटेगा। इसलिए एक एक जगह मिस्टेक नहीं होने चाहिए। प्लासी मतलब प्लासी। किसके बीच हुई थी प्लासी, ये कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। हर चीज मैं नहीं बताऊंगा। 1764 में हुई थी, कब हुई थी, या 63 में हुई थी, या 65 में हुई थी। कौन सी बैटल ऑफ बक्सर, ये भी बताएंगे आप। किसके बीच में हुई और किस सन में हुई, ये भी आप बताएंगे। बैटल ऑफ बक्सर हो गई है। बैटल ऑफ बक्सर जो है, इससे सर्टेनिटी क्या हो गई है दोस्तों, इससे क्या एक चीज हो गई है कि थोड़ा सा मुझे ये आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है कि मुगल, अवध के राजा और बंगाल के राजा, या नवाब बोले, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, मुगल एम्परर। ठीक है, मुगल एम्परर शाह आलम दो थे, ठीक है। अवध के एंड बंगाल के नवाब, इनका नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि वो आप बताओगे। ये हार चुके हैं, ठीक है, ये हार चुके हैं। बैटल ऑफ प्लासी तो ठीक है, सिर्फ बंगाल के नवाब हारे थे, और वो भी पैसे देके हारे थे, काइंड ऑफ, अगर आप डीप पढ़े तो। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में मतलब स्ट्रिक्टली हरा दिया है, ठीक है, स्ट्रांगली हरा दिया है। और यहाँ पे मुगल एम्परर भी हारे हैं, ये समझने की कोशिश करो आप। मुगल एम्परर का हारना बड़ी चीज है। मैं ये बात बिल्कुल समझता हूँ कि 1764 है ये, मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, लेकिन स्टिल मुगल की अच्छी खासी पहुंच थी, अच्छी खासी पावर थी। उनकी बातें पूरे भारत में मानी जाती थी, ठीक है। तो जब शाह आलम द्वितीय हारे इस युद्ध में, बैटल ऑफ बक्सर में, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ प्रयागराज मत लिख के आना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, ठीक है। इलाहाबाद की स्पेलिंग आप ही देखना। हुई, उसमें क्या हुआ कि दीवानी राइट्स, मतलब रेवेन्यू राइट्स, रेवेन्यू मतलब पैसा कलेक्ट करने के राइट्स, अंग्रेजों को मिल गए। बात आई होप क्लियर हो गई होगी। तो तो ये रेवेन्यू राइट्स या सिविल पावर भी आप कह दो। प्रिसाइसली वर्ड यूज एग्जाम में लिख के आना दीवानी राइट, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ, रेवेन्यू एग्जाम में रेवेन्यू वगैरह लिख के मत आना, ठीक है। ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ना, दीवानी लिख के आना, याद रहना चाहिए एग्जाम में। तो दीवानी राइट जो है अंग्रेजों को मिल गए। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों के पास पावर आ गई कि वो अंग्रेजों के पास पावर आ गई कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये तो है नहीं कि टीसीएस इन्फोसिस टाइप की कंपनीज चल रही है उस टाइम में, या इनकम टैक्स चल रहा है तो वो कलेक्ट कर रहे हैं। उस टाइम में जो टैक्स मैक्सिमम कलेक्ट हुआ करता था दोस्तों, वो था एग्रीकल्चर से टैक्स लेना, ठीक है। खेती करो, उसमें से टैक्स लेंगे। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा चीजें भारत में वही होती थी। और चीजें थी नहीं, थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। ट्रेड पे भी टैक्स लगा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी, और कोई इधर से उधर जा रहा है तो उस पर भी टैक्स लगा दिया, ठीक है, लगा दिया, वो सब था। लेकिन सबसे ज्यादा जो टैक्स था वो था खेतों से। तो वही की वही बातें होंगी। तो टैक्स जो कलेक्ट करने का प्रोसीजर था, वही यहाँ पे डिस्कशन होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। राजा, लिटरली किंग, वाज अ टर्म दैट वाज ऑफन यूज्ड टू डेजिग्नेट पावरफुल जमींदार। तो राजा का मतलब ये समझ समझ लेना कि हाँ जी, कहीं के राजा हैं, ये वो है। तो मतलब ये समझ लो कि एक गांव में 10-10, 20-20 राजा हैं, जिनकी बड़ी बड़ी हवेलियां हैं। तो जमींदार जो थे वो इतने पावरफुल थे कि उनको राजा कहा जाता था। आज भी काफी लोगों को राजा कहा जाता है गांव वगैरह में, आप देखो तो, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जमींदारी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे हम बात क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, कि अंग्रेजों ने रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करा, ठीक है, उसमें हम समझेंगे थोड़ा। और उसमें ही टॉपिक आएगा परमानेंट सेटलमेंट, ये लिखा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। बंगाल एंड जमींदार टॉपिक है। तो एक और चीज, यहाँ सिर्फ बंगाल। तो देखिए, अंग्रेजों ने जब शुरुआत करी भारत में कब्जा करने की, तो बंगाल में स्टार्ट किया। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा उनके हाथ में आ गया था। और यहाँ पे आप देखोगे कि वो मेनली बंगाल में जो है, उनको दीवानी राइट्स मिले थे, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा आप कह सकते हो दीवानी राइट्स, या प्रिसाइजली बंगाली लिख दो काफी है, बस वो, ठीक है। बंगाली लिख दो काफी है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बंगाल में उनको दीवानी राइट्स मिल गए। तो बंगाल की सी बात होगी, ये मत समझना कि दिल्ली में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, चेन्नई में भी हो रहा है, वो अलग अलग चलेगा, ठीक है। महाराष्ट्र वगैरह तो वर्ड यूज मत करना, बॉम्बे वर्ड था, दिल्ली दिल्ली था,
चेन्नई मद्रास था, मद्रास का भी एरिया को कहा जाता था, तमिलनाडु तो था नहीं, डेक्कन एरिया था, ठीक है, वो सब थे, उसमें नहीं जाते। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बंगाल, मतलब ये समझ लो कि ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है, बंगाल का और बिहार का एरिया, उड़ीसा का एरिया, ये सब आते थे इस बंगाल के अंदर, ठीक है। तो it is here that the earliest attempts were made to reorder rural society and establish a new regime of land rights and new revenue system। तो सबसे पहले जो था कॉलोनियल रूल, जैसे मैंने आपको बताया, बंगाल में सेट हुआ, तो उन्होंने ट्राई करा कि यार थोड़ा सा रीऑर्डर करते हैं, थोड़ा सा पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पैसा कलेक्ट करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? मैंने कॉलोनियलिज्म की बातें पिछले लेक्चर में कर दी है कि भारत उसकी कॉलोनी बन गई थी और उससे वो पैसा कमाना चाहते थे, उससे वो जो था उनका पर्पस था कि रॉ मटेरियल ने पैसे कमाए, मजे करे, है ना, वही सब अंग्रेजों ने ट्राई करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे एक टॉपिक है, एक ऑप्शन हो रहा है बर्धमान में, सर्च करना बर्धमान, आजकल जो है ये बर्धमान करके डिस्ट्रिक्ट है, चुनाव वगैरह भी हुए थे यहाँ पे अभी। अ नंबर ऑफ महल्स, महल्स मतलब एस्टेट्स, बड़े बड़े खेत, जगह, हेल्ड बाय द राजा ऑफ बर्धमान वाज बीइंग सोल्ड। यहाँ पे देखो वर्ड लिखा है राजा, राजा का मतलब ये नहीं कोई राज वो है, ये राजा मतलब बहुत ही पावरफुल जमींदार, जमींदार का मतलब होता है जमीन पे जिसका हक होता है, ठीक है। अब ज्यादा अंदर मत घुसना कि जमीन पे हक मतलब उसको राइट्स भी मिले हुए हैं, सिंपल वर्ड समझ लो, जमींदार का मतलब है जमीन पे जिसका हक होता है। डेफिनेशन जो है समय के साथ चेंज होती रहेगी, क्योंकि जमींदार की पावर भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो जमींदार का मतलब तो ये हो गया। तो परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था 1793 में। यहाँ पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वाइसरॉय वर्ड मत लिख के आना, गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल का मतलब ये समझ लो कि असली में जो एम्परर है या असली में जो प्राइम मिनिस्टर है भारत का, ठीक है, जैसे भी समझना चाहते हो ना, आज जैसे प्राइम मिनिस्टर की पावर है, वैसे ही उससे भी ज्यादा, मतलब प्राइम मिनिस्टर की तो कम पावर है, गवर्नर जनरल की तो और पावर होती थी, या गवर्नर जनरल को अब राजा की तरह ही समझो, एम्परर। एम्परर राजा, ये वाला राजा नहीं, एम्परर वाला राजा। तो गवर्नर जनरल को आप कह सकते हो कि एम्परर ऑफ इंडिया कह सकते हो आप, ठीक है। देखो यूज मत करना, मैं सब समझाने के लिए कह रहा हूँ कि गवर्नर जनरल की पावर काफी लोगों को समझ में नहीं आती। गवर्नर जनरल जो चाहे वो करेगा, सिंपल ये बात है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड लिख के आना एग्जाम में, लॉर्ड। आपको लिखना है या नहीं लिखना कोई बात नहीं, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस, वैसे कॉर्नवालिस ने काफी अच्छे काम भी किए, तो लॉर्ड लगाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो कॉर्नवालिस ने काफी अच्छे अच्छे काम भी करे। तो बात ये कि मैंने क्यों कॉर्नवालिस का नाम ले रहा हूँ, परमानेंट सेटलमेंट वही लाए थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे, इसीलिए वर्ड यूज किया गया है, फिक्स्ड की वजह से ही वर्ड यूज किया गया है, जमीन वो परमानेंट सेटलमेंट, मतलब ये कह दिया गया कि अगर इस एक एक सिंपल है ना, 1 एकड़ की जमीन है, उसका रेवेन्यू 100 रुपए है, ये मैंने हमेशा के लिए फिक्स कर दिया, हमेशा मतलब हमेशा मतलब हमेशा, ठीक है, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, इसका इसीलिए परमानेंट सेटलमेंट वर्ड है। द स्टेट्स ऑफ दोज हु फेल टू पे वर टू बी ऑक्शन टू रिकवर द रेवेन्यू। लेकिन अगर आपने 100 रुपए, जैसे मैंने एक चीज डिफाइन कर दी कि हर महीने आपको 100 रुपए देने हैं, ठीक है, अपनी 1 एकड़ जमीन के, अगर आप ये नहीं दे पाए तो आपकी जमीन मैं छीन लूंगा और इसको ऑक्शन कर दूंगा। तो ऐसे डिफाइन था कि 12 AM तक अगर आपने नहीं दी तो मैं आपकी जमीन छीन लूंगा। 12 AM को कह दिया गया सनसेट क्लॉज, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिया 12 AM, वरना कभी 5 PM भी हो सकता है, 4 PM भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे था। सिंस द राजा हैड accumulated huge arrears, his estates had been पुट अप फॉर ऑक्शन। तो क्या हुआ था, राजा जो था जमींदार था, पावरफुल जमींदार था, उसने रेवेन्यू दिया ही नहीं अंग्रेजों को, तो उसका लैंड जो है ऑक्शन हो गया, ठीक है। क्यों नहीं दिया, क्या हुआ, ये सब हम समझेंगे। मैनी ऑफ द परचेजर्स टर्न आउट टू बी सर्वेंट्स एंड एजेंट्स ऑफ द राजा हु हैड बॉट द लैंड्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर मास्टर। जब ऑक्शन हो रहा था ना दोस्तों, तो देखा गया कि ऑक्शन जो करने आए हैं लोग, वो राजा के ही एजेंट हैं। तो ओवर 95% ऑफ द सेल एट द ऑक्शन वाज फिक्सिशियस, मतलब उसी के आदमी ले गए, राजा के आदमी। राजा has states had been publicly sold but he remained in control of his जमींदारी। मतलब ये समझ लो आप हो राजा, लेकिन जो ऑक्शन में लोग लेने आए ना, वो आपका भतीजा, चाचा, आपका सर्वेंट, आपका नौकर, आपका कुक, इन सबको लैंड मिल गया, ठीक है। तो ये इसलिए फिक्सिशियस है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि राजा ने अपने रेवेन्यू क्यों नहीं दिया, और उसके बाद ये परचेजर्स कौन थे, व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट द व्हाट वाज हैपनिंग इन द रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न इंडिया एट दैट टाइम। तो ये समझ लो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने ना एनसीईआरटी में जो लिखा है, यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया चीजों का। जब हम ऐसे लिखते हैं तो ऐसे भी ऐसे लिखने की कोशिश करनी चाहिए कि एक स्टोरी सुना के हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर दिया कि ये सिचुएशन थी कि एक तो लैंड आपका ऑक्शन हो रहा है, और खतरनाक बात यह है कि ऑक्शन में भी जो लोग आए हैं वो आपके ही बंदे हैं। तो इसका मतलब एक तरफ से आप पैसा नहीं दे रहे,
दूसरी तरफ से वापस जब ऑक्शन हो रहा है तो आप ही खरीद ले रहे हो। ये क्या सीन है भाई, ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो ये वर्धमान राजा सिटी पैलेस और डायमंड हार्बर रोड कैलकाटा में है, ठीक है। कभी आपको मौका मिले वेस्ट बंगाल जाने का, कैलकाटा जाने का, जरूर विजिट करना। अभी तो वर्ड कैलकाटा लिखा है, लेकिन देखिए वर्ड लिखा है कैलकाटा, लेकिन अब ये कोलकाता हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में कोलकाता मत लिख के आना, कैलकाटा। कोलकाता लिख के गए या मुंबई लिख के गए या चेन्नई लिख के गए, मार्क्स कटेंगे, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में, मतलब मॉडर्न इंडिया उस टाइम में क्या नाम थे वो लिख के आने। By the late 19th century, many rich zamindars of Bengal had city palaces with ballrooms, large grounds, and tent porches supported by Corinthians columns like this। तो ये कॉलम वगैरह जो बनेंगे, तो बड़े बड़े इनके महल होते थे। जो जमींदार है ना, जमींदार को आप नॉबल्स की तरह समझ सकते हो। नॉबल जो हम पढ़ते हुए आए ना अभी अपने मेडिवल इंडिया में, वो तो ये बड़े बड़े महल है आपकी। तो प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, तो हमने परमानेंट सेटलमेंट दोस्तों समझ लिया कि अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट कर दिया है 100 रुपए, जो फिक्स है 1 एकड़ का। अच्छा लग रहा है सुनने में तो ये परमानेंट सेटलमेंट, लेकिन ये पे क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है ये, मतलब ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मतलब जमींदार को क्या किया, लैंड है 1 एकड़ लैंड, वो जमींदार को दे दिया। अगर अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट कर रहा हूँ ये वाली बात, कि 1 एकड़ जो लैंड है वो जमींदार को दे दिया है। अब ये बात है कि 1 एकड़ लैंड जमींदार को दिया, वो 100 रुपए पे क्यों नहीं कर रहा, पे क्यों नहीं कर रहा है अंग्रेजों को, ये समझने की थोड़ी कोशिश करें। In introducing the permanent settlement, British officials hoped to resolve the problem they had been facing since the conquest of Bengal। तो बंगाल को कॉन्क्वेस्ट उन्होंने कर दिया 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद, लेकिन रेवेन्यू सही से वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मल्टीपल चीजें उन्होंने अप्लाई करी थी जो इस बुक के बाहर है, जो हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन 1793 में आते आते उनको समझ में आ गया कि परमानेंट सेटलमेंट एक ट्राई करते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सक्सेसफुल था ब्रिटेन में भी, ठीक है। ब्रिटेन में सक्सेसफुल था कार्ड, वहां पे लैंड लॉर्ड वर्ड यूज किया करते थे जमींदार की जगह, ठीक है। By 1770s, rural economy in Bengal was in crisis with recurrent famine and declining agriculture output। तो अंग्रेजों के आने से सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ दोस्तों कि बैरन हास्टिंग का टाइम था, ठीक है, अलग अलग गवर्नर जनरल्स का टाइम था, लेकिन फेमाइन आते गए, फेमाइन भुखमरी, लोग मर रहे हैं मल्टीपल, ठीक है। और ऊपर से अंग्रेजों को रेवेन्यू भी कलेक्ट नहीं हो रहा, तो क्या चल क्या रहा है ये। लेकिन एक और चीज ऑब्जर्व की गई थी दोस्तों इसी टाइम में, कि कुछ कुछ ये जो ऑफिसर थे ना अंग्रेजों के, ये बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक तरफ से बैंकरप्ट हो रही थी, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि इसको रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, लेकिन जो ऑफिसर्स वगैरह थे वो खूब पैसा कमा रहे थे। तभी उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है ना, नवाब्स, कि भैया नवाब्स हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो officials felt that agriculture, trade, and the revenue resources of the state could all be developed by encouraging investment in agriculture। तो ऑफिशियल्स का मानना था कि एग्रीकल्चर, ट्रेड, रेवेन्यू, रिसोर्सेज सब सुधर जाएंगे अगर हमने ये ट्राई करा कि इन्वेस्टमेंट कोई कर पाए एग्रीकल्चर में। उनका उनका व्यू था कि एग्रीकल्चर जो है इंडिया का मॉडर्नाइज नहीं है, अगर मॉडर्नाइज होगा तो क्या होगा, सुधार होगा, रेवेन्यू भी सुधरेगा। दिस कुड बी, तो ये एग्रीकल्चर कैसे सुधारे, दिस कुड बी डन बाय सिक्योरिंग राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड परमानेंटली फिक्सिंग द रेट्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इसलिए वो परमानेंट सेटलमेंट लाए। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि वो परमानेंट सेटलमेंट क्यों लाए। तो मानना ये था कि अगर हम परमानेंट फिक्स करते हैं 100 रुपए लेट से, तो इन्फ्लेशन की वजह से क्रॉप्स के प्राइस बढ़ेंगे दोस्तों, इन्फ्लेशन की वजह से क्रॉप्स के प्राइस बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आगे चल के जो होगा, भले ही आज जो जमींदार है वो 100 रुपए कमा रहा है और वो 100 रुपए दे दे रहा है, तो सारा उसे देना पड़ रहा है, लेकिन वो कल 110 कमाएगा, फिर 120 कमाएगा, एक टाइम आएगा वो 200 रुपए कमाएगा, तो 100 रुपए का उसको प्रॉफिट भी मिलेगा ना। तो ये जो 100 रुपए प्रॉफिट मिलेगा वो वापस एग्रीकल्चर में लगाएगा, इससे एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होगा और एग्रीकल्चर में सुधार होगा। तो ये मानना था अंग्रेजों का, ठीक है। इफ द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट was permanently fixed, then the company could look forward to a regular flow of revenue, ठीक है। तो कंपनी को देखो परमानेंट सेटलमेंट क्यों करा, एक तो उन्होंने सोचा कि हमें हमेशा रेवेन्यू मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा। वाइल एंटरप्रेनर्स, एंटरप्रेनर्स का मतलब है जमींदार हो गए, ठीक है ना, ये सब लोग जो हो गए जो जमीन पे हैं, could feel secure of earning a profit from their investment since the state would not siphon it off by increasing its claim। तो परमानेंट सेटलमेंट में ये था कि हम 100 रुपए ही लेंगे 1 एकड़ का, हम कभी नहीं बढ़ाएंगे, 110 कभी नहीं मांगेंगे आपसे। कितनी बढ़िया बात है, सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना ये सब, ठीक है। ये चार्ल्स कॉर्नवेलिस है जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लाए थे इनको, लेकिन आप चार्ल्स कॉर्नवेलिस नहीं, लॉर्ड कॉर्नवेलिस लिख के आना एग्जाम में। और लॉर्ड कॉर्नवेलिस जो थे, जब
अमेरिका आजाद हो रहा था, तो ये वहां पे कमांडर थे। ही वॉज द कमांडर ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस ड्यूरिंग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। ये आप देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 एक्ट के बाद ही यूज किया जाएगा, उससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही यूज किया जाएगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। वाइस रॉय जो वर्ड है, वाइस रॉय, ये वर्ड यूज किया जाएगा 1857 के युद्ध के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको छोटी 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 ध्यान रखनी होगी। नर्चर्ड बाय द ब्रिटिश, दिस क्लास वुड आल्सो बी लॉयल टू द कंपनी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये जो जमींदार हैं, ये इन्वेस्टमेंट भी करते रहेंगे, हमें रेवेन्यू भी देते रहेंगे, और साथ साथ ये हमारे लॉयल आदमी भी रहेंगे। देखो अंग्रेज बाहर से आए थे, इंडिया में रूल करना फिजिबल नहीं था अगर इंडियंस का साथ ना रहे। ठीक है, इंडियंस का जब साथ खत्म हो गया तो 1947 में भारत आजाद हो गया। तो अंग्रेजों का मानना था कि ये हमारे साथ ही रहेंगे। हमारे तो पॉइंट में वापस आता हूँ उस पर। तो अंग्रेजों को साथ चाहिए था किसी ना किसी क्लास का। तो अंग्रेजों ने सोचा कि जमींदार हमारे को लॉयल भी रहेंगे, हमें रेवेन्यू भी देते रहेंगे, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेंगे वो वापस एग्रीकल्चर में लगाएंगे, उससे सुधार होगा। ठीक है, ये अंग्रेजों का मानना था। एक उन्होंने नोबल सोच रखी, तो अंग्रेजों की सोच जो थी वो नोबल थी, कोई इतनी खराब भी नहीं थी दोस्तों। ठीक है, the problem however lay in identifying individuals who could both improve agriculture and contract to pay the fixed revenue of the state। तो प्रॉब्लम दोस्तों ये रही इसमें परमानेंट सेटलमेंट में कि ऐसे इंडिविजुअल्स कहाँ से मिले जो एग्रीकल्चर को भी इंप्रूव करें और हमें पैसे भी देते रहे। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डिबेट अमंग्स कंपनी ऑफिशियल्स, द परमानेंट सेटलमेंट्स वर मेड विद द राजास एंड तालुकदार्स ऑफ बंगाल। तो परमानेंट सेटलमेंट राजा और तालुकदार, राजा का मतलब है पावरफुल जमींदार, जो तालुकदार जो हैं वो भी जमींदार हैं, उनको दे दी गई। दे वर नाउ क्लासिफाइड एज जमींदार, और उनको जमींदार कहा जाने लगा। एंड दे हैड टू पे द रेवेन्यू डिमांड दैट वाज फिक्स्ड इन परपेचुइटी, जो हमने बात करी 100 रुपए पर एकड़। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए। असली में क्या था ये आपको, ये इस बुक्स में नहीं लिखा हुआ, ये इस बुक में ज्यादा नहीं लिखा हुआ। ये जनरली अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं या यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे वहां पे मे भी आपको दिखे। वैसे तो वहां पे भी नहीं पढ़ना होता, यूपीएससी में भी नहीं पढ़ना होता। हाँ, बीए में या पीएचडी करने जाओ तो अलग बात है। In terms of this definition, जमींदार was not a landowner in the village, but a revenue collector of the state। ये चीज याद रखो आप यहाँ पे कि इसलिए मैं आपको जमींदार की डेफिनेशन क्लियर नहीं कर रहा था। जमींदार देखिए एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ पैसे ये कलेक्ट करेगा 100 रुपए किससे किससे, किसानों से, फार्मर से, और ये 100 रुपए जो है कलेक्ट करेगा और वापस अंग्रेजों को दे देगा। देखिए जमींदार अगर ये 200 रुपए कलेक्ट करता है तो अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं, अंग्रेजों को सिर्फ 100 रुपए चाहिए, क्योंकि उन्होंने लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया, इसलिए परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। Zamindars had several, sometimes as many as 400 villages under them, and in company calculations ये जो villages थे एक जमींदार के अंदर, इसको एस्टेट बोला जाता था। तो अगर किसी जमींदार के अंदर 400 विलेजेस है, 500 विलेजेस है, 1000 है या एक भी है, उन सबको एस्टेट बोला जाएगा एक जमींदार के अंदर। ठीक है, एंड कंपनी ने फिक्स द टोटल डिमांड ओवर द एंटायर स्टेट हुज रेवेन्यू द जमींदार कॉन्ट्रैक्टेड टू पे। तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि ये जो एस्टेट है इसकी पूरी डिमांड फिक्स कर दी। लेट्स से ये 50 एकड़ की है, तो 1 एकड़ के 100 रुपए अगर प्राइस थे तो 50 एकड़ के 50 इंटू 100, 5,000 रुपए पे करने होंगे, ऐसे था। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो वो बोलते ना हमें 5,000 रुपए पे कर दो, कैसे भी चलाओ, किसी किसी विलेज से ज्यादा पैसे ले लो, किसी से कम ले लो, जो करना है करो। ठीक है, जो करना है करो। और मुझे एक एक डेट फिक्स कर दी थी कि 5 PM इस डेट को मुझे रेवेन्यू दे देना। इसे सनसेट क्लॉज बोला जाता था। मुझे रेवेन्यू दे देना और खेती करते रहना, मतलब आपकी रही वो स्टेट, आप मुझे पैसे देते रहना। अंग्रेजों ने बोला आप मुझे पैसे देते रहना और वो स्टेट आपकी रही। अगर अब आप पैसे नहीं दे पाए तो आपका जो लैंड है वो हम ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, तालुकदार का एक बार मतलब देख लेते हैं यहाँ पे। तालुकदार लिटरली मीन्स वन हु होल्ड्स अ तालुक और अ कनेक्शन। ठीक है, तालुक का मतलब होता है कनेक्शन, एंड तालुक केम टू रिफर टू अ टेरिटोरियल यूनिट। टेरिटोरियल यूनिट मतलब किसी का जिस पे भी जमीन पे हक है ना, उसको तालुकदार कहते थे। राजा मतलब पावरफुल जमींदार। तो जनरली राजा प्लस तालुकदार, इन्हें ही जमींदार कहा जाने लगा, या जो भी लैंड से एसोसिएटेड बड़ा बड़ा इंसान है ना, उसको कहा जाने लगा जमींदार। बेसिकली जमींदार आप ऐसा इंसान कह सकते हो। अब मैं फाइनली एक डेफिनेशन पे एग्री कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है दोस्तों। जमींदार एक ऐसा इंसान है जो पैसे कलेक्ट करता है जमीन के और अंग्रेजों को देता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जमींदार एक वो इंसान है
जिसका सिर्फ एक काम है कि उसके नीचे बहुत सारे विलेजेस हैं, उन सब विलेजेस को एस्टेट बोला जाता है, उनसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है तो अंग्रेजों को देता है। यही जमींदार है, ठीक है, यही जमींदार है। जमींदार डायरेक्टली खेती नहीं करता, जमींदार लेकिन मे भी खेती कर भी रहा हो, क्या पता, उसकी मर्जी। खेती कर रहा हो मतलब कि करवा रहा हो किसी से, राइट। लेकिन काफी बार ऐसा भी होता है कि जमींदार जो है वो शहरों में रह रहा है और खेती किसी और से करा रहा है। तो अल्टीमेटली एक डेफिनेशन पे अगर हम एग्री करें तो जमींदार वो है जो पैसे कलेक्ट करता है और अंग्रेजों को देता है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, यही जमींदार की रहेगी डेफिनेशन। अब जमीन से जमींदार नाम क्यों है, क्योंकि वो जमीन से पैसे ले रहा है, ठीक है। और इसे जमींदारी कह जाने लगा कि ये आपकी जमींदारी है, मतलब ये आपका लैंड है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि कि सब कुछ अच्छा लग रहा था परमानेंट सेटलमेंट में, लेकिन ये जमींदारों ने पैसे क्यों नहीं दिए अंग्रेजों को, क्या रहा ऐसा, और जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो अंग्रेजों ने उनके साथ क्या कहा। और यहाँ पे जब हम अंग्रेजों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बात कर रहे हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर। आपका जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।